आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 1993 के बॉम्ब धमाकों में 257 लोगों की जान गई थी, लगभग 1000 लोग घायल हुए थे। आज इंसाफ की घड़ी है, इंसाफ पार्ट 2, क्योंकि याकूब मेमन को फांसी हो चुकी है, लेकिन अबू सलेम पर आज फैसला आना है और टाडा कोर्ट से यह फैसला आना है। कुछ ही देर में माना जा रहा है अब यह फैसला आ सकता है। कुल 7 अबू सलेम को मिलाकर जिन्हें आज दोषी करार दिया जा सकता है कोर्ट की तरफ से। सजा सुनाए जाने का दिन नहीं है, लेकिन दोषी वो करार दिए जाएंगे। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। जो एक मुख्य आरोपी है मोहम्मद दौसा, उसका भाई मुस्तफा दौसा पर भी आज फैसला आना है। कुछ देर पहले वो कोर्ट पहुंचा है। साहिल जोशी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। साहिल, 11 बजे का वक्त था, थोड़ा लेट हो रहा है, किन वजहों से? देखिए, अबू सलेम अभी तक कोर्ट पहुंचे नहीं है। अबू सलेम कुछ ही देर में, यानी अगले 5 से 10 मिनट में अदालत पहुंचेंगे और उसके बाद जज जीडी सनप अपनी कार्रवाई शुरू करेंगे, कोर्ट की कार्रवाई शुरू करेंगे। जैसे हमने कहा कि 7 इसमें आरोपी है, एक के बाद एक सारे आरोपियों पर जो अलग अलग आरोप उन पर है, कॉन्स्पिरेसी से लेकर इस मामले में शरीक होने का, वो सारे आरोपों पर एक के बाद एक फैसला सुनाया जाएगा। तो फिलहाल इंतजार है अबू सलेम का, क्योंकि अबू सलेम अगले कुछ मिनटों में अदालत पहुंचेंगे और उसके बाद अदालत की कार्रवाई शुरू हो पाएगी। सारे आरोपियों का अदालत में होना आज के दिन काफी जरूरी है और इसी की वजह से अबू सलेम का इंतजार किया जा रहा है। अबू सलेम अब से कुछ देर में आएगा कोर्ट। 11 बजे का वक्त था, लेकिन अभी वो पहुंचा नहीं है। इससे पहले कि हम तमाम मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करें, एक बार जरा आपको आजमगढ़ लिए चलते हैं। जिस आजमगढ़ का अबू सलेम है, वहां पर कैसी हलचल है, जरा देखिए। इस वक्त हम लोग आजमगढ़ के सराय मीर में अबू सलेम के घर के ठीक सामने खड़े हैं। घर वाले कोई भी बात करने को राजी नहीं है। अहम फैसला आना है मुंबई सीरियल ब्लास्ट को लेकर। अबू सलेम उसमें एक आरोपी हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे स्थानीय लोग हैं। इनसे हम बात करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं इनकी कोर्ट से क्या उम्मीदें हैं, क्या उम्मीद लगा रखी है आपने कोर्ट से? भाई, हक और सच में फैसला हो और क्या चाहिए, यही हमारी उससे गुजारिश है, अपील है, और क्या कहें। इस तरीके से दोषारोपण हुआ है अबू सलेम पे। पुर्तगाल से इनको जो है डिपोर्ट भी किया गया, यहाँ लाए गए और तब से लगातार जेल में ही है। आपको लगता है कि जो जितने भी एविडेंस है इनके खिलाफ हैं या एविडेंस इनके खिलाफ नहीं थे? भाई, अब उसके बारे में क्या बताया जाए, वो लोग ज़्यादा सोच बूझ वाले हैं। हम तो मतलब जाहिल आदमी, इतना नहीं बोल सकते, जानकारी नहीं रखते हैं। आगे उसके आगे मैं क्या बताऊं। अब तो हम यही चाहते हैं कि बस बरी हो जाए यहाँ का। हर आदमी चाहता है कि उसके सर से परेशानी मुसीबत हट जाए। कोई तो ये चाहेगा नहीं कि सारी ज़िंदगी उम्र जो होना तो हुआ। सरकार तो खुद ही उसकी जांच-बीच कर रही है, देखभाल कर रही है, क्या गलत है क्या सही है, वो फैसला करेगी, ज़्यादा बेहतर होगा। परिवार वाले तो बात नहीं कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि हायर कोर्ट में अपील करेंगे परिवार वाले? ऐसा इस संबंध में तो परिवार वाले ही बता पाएंगे कि अपील करेंगे कि नहीं करेंगे। स्थानीय लोग क्या मानते हैं, इनको दोषी मानते हैं या मानते हैं कि किस तरीके से इनको फंसाया गया है? देखिए, यहाँ अगर माना जाए अबू सलेम के बारे में, तो सरायमीर थाना, क्या पूरे सरायमीर यूपी में कोई इनके खिलाफ एक मुकदमा नहीं है। और सरायमीर को सिर्फ हाईलाइट किया जा रहा है गलत तरीके से, न कि सही तरीके। अगर सही तरीके से हाईलाइट किया जाता तो यहाँ एक अली अस्कान रौदा, सरी सैयद अली अस्कान का रौदा है, मदरसतुल इस्लाह है। ये यहाँ के आपस में हिंदू मुस्लिम भाईचारा बनी हुई, कभी आज तक यहाँ एक राइट नहीं हुआ हिंदू मुस्लिम का। इस पे लोग कभी ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन अबू सलेम कब गए बॉम्बे, क्या हुआ, कैसे, इसके तो यहाँ के लोगों को इतना पता नहीं। ये जानते थे अबू सलेम एक मोटर मैकेनिक के यहाँ काम करते थे, फिर बॉम्बे चले गए, फिर वहाँ उनसे क्या हुआ, वो कब गए वहाँ पे, पुर्तगाल कैसे गिरफ्तार हुए, यहाँ के लोगों को नहीं। लेकिन यहाँ के लोग इनको निर्दोष मानते हैं, दोषी नहीं हैं। तो ये उम्मीद लगाए हुए हैं कि शायद कोर्ट जो है दूध का दूध और पानी का पानी करेगा, ये उम्मीद आपने लगा रखी है आप लोगों ने? जी हाँ, बिल्कुल उम्मीद लगा रही है। यह है अबू सलेम का घर। परिवार वाले बात करने से परहेज करते हैं, परिवार वाले कैमरे के सामने नहीं आना चाहते हैं। अबू सलेम 4 भाइयों में से दूसरे नंबर पे आते थे। कब और कैसे पुर्तगाल पहुंचे ये स्थानीय लोगों को नहीं पता, लेकिन तमाम लोग यही मानते हैं कि अबू सलेम बेगुनाह है, बेकसूर है और कोर्ट को फैसला सुनाने के पहले तमाम साक्ष्यों को ध्यान में रखना चाहिए। आजमगढ़ से कैमरामैन नीरज के साथ शिव पूजन झा, आज तक। आसपास के कुछ लोग शायद उसे बेकसूर माने, लेकिन उसे खुद माना है अपना जुर्म। सुनिए
किन शब्दों में और क्या उसने खुद जानकारी दी है अपनी भूमिका के बारे में? जनवरी 1993 में अजीज के कहने पर चांदी की स्मगलिंग की थी। गुजरात से एक मारुति वैन में भरकर स्मगलिंग का माल लाया। सामान बैग में भरा था। पता नहीं था कि इसमें हथियार है। अजीज के कहने पर मारुति वैन लेकर बाबा चौहान के साथ संजय दत्त के घर गया। संजय के घर पर एक पुलिस वाला था जिसे संजय ने जाने के लिए कहा। पुलिस वाले के जाने के बाद मारुति वैन में रखे बैग खोले गए। संजय के घर पर ही पहली बार देखा कि वैन में चांदी नहीं, हथियार थे। संजय ने थोड़े हथियार रख लिए, बाकी हमने वैन में ही छिपा दिए। धमाकों के बाद अजीज ने मुझे शहर छोड़ने के लिए कहा। अजीज ने बताया था कि हथियार बारूद दाऊद के भाई अनीस और कय्यूम के हैं। अजीज ने हथियारों के बारे में किसी को नहीं बताने की बात कही थी। आभा सिंह जी, एक एक कर मैं सबके पास आना चाहती हूँ, आपसे शुरुआत करते हुए। ये कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि संजय दत्त के केस में क्या हुआ हमने देखा। अब वहां से ये भी यही रास्ता अपना रहा, कह रहा है हमें तो पता ही नहीं था कि उसमें हथियार रखे हुए थे। संजय दत्त के घर पहुंचने के बाद पता चला। देखिए, संजय दत्त के ऊपर से जब टाडा चार्जेस ड्रॉप हुए थे उस वक्त सीबीआई ने परमिशन मांगी थी उसके खिलाफ जाने के लिए हाई कोर्ट में, लेकिन किन कारणों की वजह से सीबीआई को परमिशन नहीं दी गई, ये आज भी एक सवाल खड़ा है कि सीबीआई क्यों नहीं हाई कोर्ट गई। तो बिल्कुल उसका फायदा ये लोग उठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुस्तफा का अगर आप देखिए तो आरडीएक्स की जो लैंडिंग हुई थी वो पूरा उन्होंने कराया था। उन्हीं लोगों ने हिंदुस्तानियों को भेजा पाकिस्तान वाया दुबई ट्रेनिंग दिलाने के लिए। 15 मीटिंग हुई इस बॉम्ब ब्लास्ट से पहले जिसमें कय्यूम, मुस्तफा, इन लोगों का अग्रेसिव रोल था। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से पहले सजाएं दी गई, आज आप सही कह रही हैं कि आज सिर्फ उनको गिल्टी करार दिया जाएगा, लेकिन जिस तरह से अगर पुराना रिकॉर्ड देखे जो लोगों को सजाएं हुई तो उनको कॉन्स्पिरेसी और टेररिस्ट एक्ट के लिए आजीवन कारावास और फांसी दी गई है। तो कय्यूम है, दोसा है, इन लोगों को कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए, जो बाद में होगी। लेकिन आज चूंकि लोग जानने के लिए सब में कौतूहल है कि इतना पुराना केस आज आ रहा है, तो क्या क्या इनके चार्जेस थे। तो इन्होंने यूथ को पाकिस्तान भेज के ट्रेनिंग कराई, आरडीएक्स को लैंड कराया इंडिया में, मीटिंग्स करी, पूरी कॉन्स्पिरेसी। और संजय दत्त अगर छूट गए तो उसका फायदा ये कोशिश करेंगे लेने की, लेकिन मुझे नहीं लगता जिस तरह से याकूब मेमन को फांसी हुई है कि किसी और को सिवाय अबू सलेम के। हालांकि अबू सलेम ही संजय दत्त के घर से बाद में आर्म्स उठा के लेके डिस्ट्रॉय कराने के लिए ले गए थे। अबू सलेम का इतना क्लिंचिंग एविडेंस है, लेकिन एक्स्ट्रेडिशन की वजह से भारत के हाथ बंधे हैं। और ये सीबीआई ने ही भारत को बताया था कि इसी कारण से हमको अबू सलीम को हिंदुस्तान में लाने दिया गया है, जब हम अग्री किए कि हम उनको फांसी नहीं देंगे। लेकिन लाइफ इंप्रिजनमेंट भी रहता है, तो मुझे लगता है ये अबू सलीम के लिए ठीक है। बाकियों को फांसी देना बहुत जरूरी है, तभी हम आईएसआई, जिस तरह से आईसिस वगैरह की थ्रेट्स बढ़ रहे हैं, तो हमें एक स्ट्रांग मैसेज देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। राकेश सिंह जी, आप लगातार ये कह रहे हैं कि ठीक है, एक संधि की वजह से पुर्तगाल के साथ हाथ बंधे हैं अबू सलेम के मामले में, लेकिन बाकियों पर क्या आपको लगता है याकूब मेमन में जिस तरह से फांसी की सजा सुनाई गई थी वैसा ही कुछ होता हुआ दिखेगा? और ये तमाम जिसका जिक्र आभा सिंह भी कर रही हैं, वो ठोस होकर एक ऐसे अंजाम तक पहुंचेंगी कि फांसी हो बाकी 6 को? देखिए, अबू सलेम के ऊपर ब्लास्ट वाला केस तो है ही, साथ में प्रदीप जैन मर्डर केस में भी उसे ऑलरेडी सजा हो चुकी है। तो अबू सलेम का 25 साल तक जेल में रहना सुनिश्चित है। ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए उसमें। सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस भी होते हैं। उसने नहीं माना कि हाँ, वो कह रहा है कि मैं अनजान था, मुझे पता नहीं था कि वैन में क्या था, लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी होते हैं जो प्रूफ करेंगे कि वो वाकई में सब कुछ जानता था और जानकर उसने सब किया। जो बाकी के 6 लोग हैं, मुस्तफ़ा, डोसा और इत्यादि लोग, उन लोग के ऊपर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि प्रोसिक्यूशन किस तरीके से कड़ियाँ जोड़ता है। अगर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस प्रॉपर तरीके से प्रोसिक्यूशन प्रूफ किया है तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कि उनको उम्र कैद या सजाए मौत दी जाए। लेकिन वो तो आज नहीं होने वाला है। आज तो सिर्फ उन्हें गिल्ट, वो दोषी हैं कि दोषी नहीं है, सिर्फ इसका फैसला होगा। ठीक है शम्स, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। ये जो कड़ियां जोड़ने एक और चीज अंजना जी, एक हाँ बोले सर, कंप्लीट करें। एक और चीज, ये जो है ये सिर्फ मुंबई इंसाफ नहीं मांग रहा है, ये पूरा भारत, समूचा भारत इंसाफ मांग रहा है
क्योंकि ये जो हुआ 1993 में, ये सिर्फ मुंबई पे नहीं बल्कि पूरे भारत के ऊपर आघात पहुंचा है। अब शम्स, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। ये संजय दत्त तो हीरो थे, फिल्म में एक्टर थे, लेकिन इस शख्स का तो अंडरवर्ल्ड में ही पूरी भूमिका रही है, और इसलिए इस तरह का प्रमाइस लेना कि मुझे पता नहीं था कि उसमें हथियार हैं और ये सब, तो मुझे नहीं लगता कि ठहर पाएगी और प्रोसिक्यूशन बहुत अच्छी तरीके से इन सबको ध्वस्त करेगा। लेकिन सवाल यही है कि किस हद तक हम बाकियों पे जा सकते हैं। मुस्तफा दौसा की भी भूमिका आपसे समझना चाहूंगी, और जो ये बाकी कुल मिलाकर 7 है अबू को लेकर। देखिए, 12 जगह पे अलग अलग धमाका हुआ, सीरियल ब्लास्ट, जाहिर सी बात है बहुत बड़े पैमाने पे साजिश रची गई। साजिश जब रची गई तो रचने वाले बाहर थे, लेकिन जो ग्राउंड में काम कर रहे थे उसके लिए एक बहुत बड़ी टीम की जरूरत थी, और टीम भी ऐसी हो जो भरोसे की हो, लीक ना हो, क्या कहाँ पे हथियार है। अलग अलग गाड़ियों में, मारुति वैन से लेकर तमाम जगहों पे, इवन मोटरसाइकिल में भी RDX जगह पे प्लान किया गया, और स्कूटर में, तो वहाँ पे ऐसे लोग चाहिए थे। तो इन लोगों के बारे में जो टाडा कोर्ट में पूरी सुनवाई हुई है, जिस पर आज फैसला, उसमें यही है कि साजिश रचने से लेकर ट्रांसपोर्टेशन, हथियारों या चाहे RDX हो या ये तमाम चीज़ों हो, इसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, टाइमिंग फिक्स थी कि कब आपको कहाँ कितने बजे रखना है, उसके बाद फिर कहाँ मिलना है, फिर क्या आगे का स्टेप क्या है, किन किन लोगों को मुंबई छोड़ना है। तो ये सारी चीज़ें इतनी डिटेल में हुई थी कि ये कहना कि किसी बैग में चांदी था और किसी स्कूटर में कुछ नहीं, यूँ कुछ डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए थे और वहाँ पहुँचाना है, या किसी गाड़ी में कुछ और चीज़ है, ये चीज़ें कहीं पे भी स्टैंड नहीं करती, क्योंकि ये पूरी एक जो साजिश हुई थी, फुल फ्लेज प्लानिंग थी, और ये सारी चीज़ें कोर्ट में आई है। बल्कि इसमें एक दूसरी चीज़ है कि जो अब तक 100 लोगों के खिलाफ फैसला आया, ये तो क्या 7 लोगों का होना है, उसमें टाडा कोर्ट में बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे समीर हिंगोरा हैं जो फिल्म प्रोड्यूसर और मैग्नम के मालिक थे, उन्होंने बाकायदा पूरी डिटेल स्टेटमेंट दी है। और वो स्टेटमेंट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब संजय दत्त के घर पे हथियार लेकर जाया गया, जब अबू सलेम पहुंचे, तो उससे पहले वो समीर हिंगोरा के पास था, और वहां पे इनकी पूरी मीटिंग है, और उसने स्टेटमेंट टाडा कोर्ट में दिया कि कैसे कैसे क्या हुआ, जिसके बाद जजमेंट आई जिसमें संजय दत्त को सजा भी हुई। तो ये सारे एविडेंस, न सिर्फ आप अबू सलेम को छोड़ दीजिए, डोसा से लेके बाकी जो ताहिर है, बाकी जो और इसमें 5 लोग हैं, इन सभी के खिलाफ टाडा कोर्ट में जो अलग अलग एक्यूज थे, जिसमें 100 सजाएं अब तक हुई हैं, वो सारे लोग अपने अपने स्टेटमेंट दे चुके हैं। इसलिए ये कहना कि कहीं पे इसमें कोई कड़ी कमजोर होगी या प्रोसिक्यूशन ने कमजोर तरीके से रखा होगा, शायद ऐसा लगता नहीं। साहिल जोशी, जल्दी से एक लाइन में, कोई सुखबुगाहट वहां पर? जी बिल्कुल, अबू सलेम अदालत में पहुंच चुके हैं और अब अदालत की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अब उम्मीद है कि थोड़ी देर में इस बारे में फैसला आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अबू सलेम का, जैसे मैंने आपको कहा कि इंतजार था, वो पहुंचे नहीं थे। हाँ। अब अबू सलेम भी यहां पर पहुंच चुके हैं और अदालत की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। अदालत की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, अबू सलेम पहुंच चुका है टाडा कोर्ट में, वहीं से फैसले का इंतजार है। अब कुछ ही देर में फैसला आने वाला है शम्स, क्योंकि अब पहुंच चुका है अबू सलेम, पढ़ा जाएगा बस फैसला। आज कुछ भी नहीं होगा, चूंकि सारी बहस पहले कंप्लीट हो चुकी है। तो जो 7 एक्यूज हैं, इनके बारे में कौन सा सेक्शन है, गिल्टी है कि नहीं है, मुझे नहीं लगता कि 5-10 मिनट से ज्यादा इस पूरी कवायद, इस कार्रवाई में वक्त लगेगा। उसके बाद सीधे मतलब किन किन धाराओं में किस किस को 7 को दोषी करार दिया गया है, किस धारा में कौन दोषी है या कौन नहीं है, बस आज अदालत को यही है। मतलब एक रिटन फैसला होगा जिसको पढ़ा जाएगा। जी, तो एक लिखा हुआ फैसला होगा जिसको पढ़ा जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी साहिल वहां से लगातार बने हुए हैं, और साहिल सबसे पहले आपको ये खबर बताएंगे, 93 धमाका केस में कोर्ट की कार्यवाही शुरू हो गई है। आज कुछ सुनवाई नहीं होनी है। ये जो 7 नाम आप नीचे देख रहे हैं, जिसमें मुख्य तौर पर अबू सलेम और मुस्तफा दौसा पर सबकी नजर है, इन सब के बारे में बस कोर्ट में आज फैसला सुनाया जाएगा कि आखिर किन धाराओं के तहत इन्हें दोषी पाया गया है। साहिल कुछ ही देर में अब बस फैसला। जी बिल्कुल, अभी थोड़ी देर में उम्मीद है, क्योंकि 7 एक्यूज जो इस मामले के हैं वो सारे के सारे अदालत में पहुंच चुके हैं और अदालत की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। उम्मीद है कि कुछ ही देर में फैसला हो सकता है। एक शुरुआत में 10-15 मिनट का समय जाता है अदालत सेटल होने में, और उसके बाद एक एक एक्यूज पर जो आरोप है उसके तहत फैसला सुनाना शुरू हो जाता है। तो उस कार्रवाई में 15 मिनट का समय लग सकता है, तो उसमें थोड़ा समय लगेगा। लेकिन आज सभी एक्यूज के खिलाफ अलग अलग आरोपों में दोषी या जो भी फैसला है वो कुछ ही देर में एक के बाद एक सबके बारे में सुनाया जाएगा। बिल्कुल, और एक एक करके अगर सब पर नजर डालें साहिल, तो मुख्यतः क्या, क्योंकि सबसे पहले अबू सलेम पर नजर रहेगी, वहां पर एक बंदिश है कि जो धाराएं जिनके अंडर सुनवाई की गई है उसमें
फांसी की सजा वाली धाराएं नहीं है, लेकिन मुस्तफा दौसा पर अगर नजर डालें तो कौन सी मुख्य धाराएं हैं जिनमें आज उसका दोषी करार होना बहुत साफ संकेत दे सकता है सजा की तरफ? देखिए अंजना, सबसे बड़ा आरोप, क्योंकि इनमें से कोई प्लांटर नहीं है। जो पहला ये हुआ था उसमें चरण में प्लांटर्स थे जिन्होंने बम जाके रखे थे और उनको सीधे सीधे फांसी दी गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद वो फांसी की सजा हटा दी गई और केवल याकूब मेमन पर को फांसी की सजा सुनाई गई थी। वो इसलिए सुनाई गई थी क्योंकि याकूब मेमन पूरी कॉन्स्पिरेसी में शामिल होने का उन पर आरोप था। तो जो 120B कॉन्स्पिरेसी का जो आरोप है वो मुस्तफा दोसा पर है। क्या वो साबित होता है या नहीं, वो सबसे बड़ी बात रहेगी, क्योंकि मुस्तफा दोसा लगातार अदालत की कार्रवाई में जो ट्रायल हो रहा था उसके दौरान ये कहते रहे कि उनके बड़े भाई कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे। अबू सलेम का ये कहना था कि जो कन्फेशनल स्टेटमेंट उन्होंने टाड़ा के तहत दिया था वो उन्होंने रिट्रैक्ट तो किया ही, उसके साथ में उनका भी ये कहना था कि हाँ जरूर उन्होंने हथियारों का जखीरा लेकर वो भरूच गए, हथियारों का जखीरा लेकर वो संजय दत्त के पास गए, लेकिन उनको कॉन्स्पिरेसी के बारे में नहीं पता था। उनको ये नहीं पता था कि ये सारे हथियार या ग्रेनेड्स जो है वो बम